तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने विदाउट एक्सएमएल कर ली थी, सिर्फ हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखना था। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से आज का सेशन आप लोग देखना, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे यूज़ होंगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा है कि बहुत रेयरली यूज़ होंगी। अब आज जो सेशन करने वाले हैं वो बहुत यूज़फुल है, ठीक है? लास्ट सेशन अपना स्प्रिंग कोर का। तो सबसे पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डिपेंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन भाई किसके थ्रू? ये हम करने वाले हैं विदाउट एक्सएमएल, ठीक है? विदाउट एक्सएमएल मतलब प्योर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है भाई, है ना? डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिपेंडेंसीज या प्रोवाइडिंग द डिपेंडेंसीज टू अ क्लास, ठीक है? या ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द डिपेंडेंसीज अ क्लास नीड्स, ठीक है? सिंपल है, एक क्लास को भाई किसी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की नीड है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिकली, यही है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अभी तक जो एक्सएमएल में डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम किया करते थे, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। एक्सएमएल में जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता था, उसमें हम 2 तरीके से इंजेक्शन करते थे। एक था हमारा सेटर और दूसरा था हमारा कंस्ट्रक्टर। सेटर के थ्रू हम लोग प्रिमिटिव्स भी इंजेक्ट करते थे, स्ट्रिंग्स भी इंजेक्ट करते थे और कोई नॉर्मल मतलब यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग की नॉर्मल बीन होती है उसको भी इंजेक्ट करते थे, ठीक है? तो प्रिमिटिव भी होता था, स्ट्रिंग भी होता था और कह लो कि यूज़र डिफाइन, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर से भी प्रिमिटिव्स इंजेक्ट करते थे, स्ट्रिंग्स को इंजेक्ट करते थे और यूज़र डिफाइन को करते थे। ये 3 चीज़ें करते थे। साथ में कलेक्शन के लिए अलग था तो कलेक्शन भी करते थे, ठीक है? यहाँ पे एक्सएमएल में तो भाई ऐसा होता था, यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 तरीके से इंजेक्शन कर सकते हैं। एक्सएमएल में 2 तरीके से था, यहाँ 3 तरीके से। कौन-कौन सा? एक है सेटर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड तीसरा है कौन-सा? फील्ड फील्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन। हाँ, फील्ड इंजेक्शन। अब सेटर से, कंस्ट्रक्टर से, फील्ड से एक्चुअली हम इंजेक्ट करते क्या हैं, ये भी जान लो। तो ये जो तीनों बनाए गए ना, इन तीनों से हम किसी यूज़र डिफाइंड को ही इंजेक्ट कर सकते हैं या किसी कलेक्शन वगैरह को कर सकते हैं। मतलब ये तीनों ही तरीके नॉट सपोर्ट नॉट सपोर्ट व्हाट? प्रिमिटिव। ध्यान रहे, यहाँ पे प्रिमिटिव एंड जो कैर सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये सपोर्ट नहीं करता। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है? जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं, तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए जो एनोटेशन यूज़ करते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो वायरिंग, ठीक है? मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू एक्सएमएल एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या विदाउट एक्सएमएल बेस्ड में हम जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, तो उसको हम किसके थ्रू करते हैं? वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं थ्रू ऑटो वायरिंग। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि हम सेटर इंजेक्शन करेंगे, वो भी ऑटो वायरिंग के थ्रू करेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी ऑटो वायरिंग के थ्रू करेंगे, फील्ड इंजेक्शन भी हम करेंगे ऑटो वायरिंग के थ्रू। मतलब कह लो कि जब हम नो एक्सएमएल अप्रोच यूज़ करते हैं या जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का तरीका होता है, उसको बोला जाता है ऑटो वायरिंग। एंड ऑटो वायरिंग में, ठीक है, ऑटो वायरिंग में हम सेटर के थ्रू ऑटो वायरिंग करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑटो वायरिंग करा सकते हैं या
फील्ड के थ्रू ऑटो वायरिंग करा सकते हैं। और ये जो ऑटो वायरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? वो होती है बाई टाइप, ये ध्यान रखिए। तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है ऑटो वायरिंग के थ्रू, एंड दैट टू ऑटो वायरिंग बाय टाइप। ठीक है, ऑटो वायरिंग जो तरीका है वो हम सेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, फील्ड इंजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी हम ऑटो वायरिंग का तरीका यूज करेंगे उन तरीकों में हम स्ट्रिंग को, प्रिमिटिव्स को स्टोर या इंजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो डिपेंडेंसी, डन सर। हाँ, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा ओनली थ्रू ऑटो वायरिंग। ठीक है, ऑटो वायरिंग के थ्रू होगा। अब अगर मान लो कहीं प्रिमिटिव इंजेक्ट करना है, कहीं मान लो कि हमें नीड है प्रिमिटिव इंजेक्शन, या हमें स्ट्रिंग वैल्यूज को डालना है, तो बेसिकली इसको इंजेक्शन ना बोल के, ठीक है, इसको हम देखो, ये प्रिमिटिव और स्ट्रिंग ना एक कोई बीन नहीं है, ये सिंपल वैल्यू है। दीज आर नॉट सेपरेट बीन। अकाउंट बीन हो सकता है, एम्प्लॉय बीन हो सकता है, बट ईआईडी बीन नहीं है। बीन का पार्ट हो सकती है बट अपने आप में आईडी कोई बीन नहीं है। तो प्रिमिटिव स्ट्रिंग चूंकि कोई बीन नहीं है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम तरीका यूज करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन, या मतलब इसको भी हम तीन तरीके से कर सकते हैं, सेटर, कंस्ट्रक्टर, फील्ड के थ्रू, लेकिन इसको जनरली इंजेक्शन में नहीं बोला जाता है। इसमें इसको हम बोल सकते हैं भाई डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करना एट द रेट वैल्यू के थ्रू। तो प्रिमिटिव डालना है आपको, स्ट्रिंग डालना है, तो आप ऑटो वायरिंग नहीं यूज करेंगे। ऑटो वायरिंग में कौन सा एनोटेशन यूज होता है? एट द रेट ऑटो वो वायर। तो ऑटो वायरिंग होता है एट द रेट ऑटो वायर से। एट द रेट ऑटो वायर आप सेटर पे लगा सकते हो, कंस्ट्रक्टर पे लगा सकते हो, फील्ड पे लगा सकते हो, वो ऑटो वायरिंग हो गया। एंड ऑटो वायरिंग एक्चुअली यहाँ पे इसको हम एक्चुअली बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो एक बीन को दूसरे बीन में डालता है। ये कोई इंजेक्शन नहीं है, तो सिंपल वैल्यू डालना हो गया एक तरह से। तो सिंपल वैल्यू अगर आप डालते हो तो उसके लिए एक वैल्यू नाम का एनोटेशन बनाया गया है। कई बार देखा जाता है कि कोई आर्टिकल्स वगैरह में वैल्यू को भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन में डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर सही सेंस से देखा जाए तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब होता है डिपेंडेंट चीज़ों को, एक बीन किसी दूसरे बीन पे डिपेंडेंट है तो वो बीन डालना। तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो रिज़ॉल्व होती है वो ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू होती है। वैल्यू से हम कोई डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट या डिपेंडेंट बीन नहीं इंजेक्ट करते, बल्कि सिंपल वैल्यू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। अगर देखोगे तो क्या पहले ऑटो वायरिंग हमने किया था? नहीं किया था, किया ही था। ऑटो वायरिंग पहले भी किया था। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस अब थोड़ा तरीका शॉर्ट हो जाएगा एनोटेशन अप्रोच में। और एक चीज़ नई आपको बढ़ गई, फील्ड इंजेक्शन नया आ गया जो पहले नहीं था। पहले हम लोग सेट प्रिमिटिव स्ट्रिंग को भी डाल दिया करते थे उसी तरीके से जैसे इंजेक्शन करते हैं। अभी इंजेक्शन का सेपरेट तरीका और प्रिमिटिव स्ट्रिंग का सेपरेट तरीका। तो एट द रेट वैल्यू के थ्रू हम प्रिमिटिव और स्ट्रिंग को डाल सकते हैं। ठीक है, एट द रेट वैल्यू जो एनोटेशन है, जिसे ऑटो वायर एनोटेशन है, वो सेटर, कंस्ट्रक्टर, फील्ड के साथ काम करता है। एट द रेट वैल्यू भी ये सेटर, कंस्ट्रक्टर एंड फील्ड के साथ काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल वैल्यू डालनी है, एट द रेट वैल्यू यूज़ कीजिए। आपको एक बीन में दूसरे बीन को डालना है, एक बीन में किसी दूसरे कलेक्शन, वो भी एक पूरा पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट है, ये सब अगर आपको डालना है, देन यूज़ ऑटो वायर। ठीक है, अभी मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी कि एक्चुअल में एक इंट्रोडक्शन दिया हमने आपको। अभी स्टेप बाय स्टेप सबको एक एक कंसेप्ट को पकड़ पकड़ के जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन माइंड में आ रहा है वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सेटर इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग करने वाले हैं, है ना? यस सर। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, जावा बेस्ड कॉन्फ़िग, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो इंजेक्शन होता है वो थ्रू होता है एट द रेट ऑटो वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑटो वायरिंग। तो बेसिकली ऑटो वायरिंग करने वाले हैं। ऑटो वायरिंग में सबसे पहला तरीका देखते हैं सेटर का, ट्रू सेटर। ट्रू सेटर आई। तो आते हैं सीधा यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्प्रिंग 11 है, कॉपी पेस्ट 12। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बस सेशन को ध्यान से देखो आप लोग। तो ये है एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छी बात है भाई। एक बना लेते हैं अकाउंट, क्योंकि हम एक बीन में दूसरे बीन को इंजेक्ट करने वाले हैं, तो एक अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो अकाउंट हो गया। बाकी यहाँ पे प्राइवेट इंट अकाउंट नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग आई वुड से बैंक नेम। ठीक है, एंड जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड सेटर गेटर, सेटर गेटर। ठीक है, टू स्ट्रिंग बना लेते हैं। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ससाउट अकाउंट बीन इंस्टेंशिएशन। लिख देता हूँ यहाँ पे अकाउंट बीन इंस्टेंस। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है एक बहुत दिन से, जैसे कि कंफ्यूज रहते हैं कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, दोनों मतलब एक गेट के लिए होता है और एक सेट करने के सेटर के लिए होता है, या अलग अलग कंडीशन में यूज होता है? क्या पूछ रहे हो आप, पता है भी आपको? स्प्रिंग में ऐसा सवाल पूछ के तो भैया बमे फोड़ दे रहे हो। हाँ, आप बोल रहे हो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज एक सेट के लिए, एक गेट के लिए। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं, गेट कैसे करोगे? यस सर। पहला सवाल, गेट तो होता नहीं, फिर दो दो कंस्ट्रक्टर क्यों हाँ बनाते हैं? सर। यही डाउट है ना यस सर। भाई? हमें वो अकाउंट एक का हमें हमें मतलब अकाउंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम जीरो पैरामीटराइज के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू बाद में सेट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते नहीं यस सर। ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान ही वैल्यू घुस जाए, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि इस ओके वाले सर। कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे तो वैल्यू भेजना कंपलसरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वैल्यूज नहीं डालनी। हमें सिर्फ अकाउंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, वैल्यू कोई और डालेगा, तो हम ऑब्जेक्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर से बना के भेज देंगे। ऑब्जेक्ट डालते रहो और वैल्यू डालते रहो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान ही वैल्यू पुट ऑन करना है, तो हम ये कंस्ट्रक्टर। आप कब से ज्वाइन किए हमारा सेशन? कोर्स से है या फिर एडवांस से है? एडवांस है सर। तभी ना बीमारी है, तो ऐसा सवाल ही नहीं पूछते। एक काम करो, कोर जावा के मैं आपको सेशन रिकमेंड कर देता हूँ, वो देख लेना, ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन रहेंगे तो इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। हम चाहेंगे कि ओके आप सर। आप एक बार ऊप्स देख लो ना पूरा, कितना टाइम लगेगा? 12-15 वीडियोस होते हैं। अच्छे से ऊप्स सॉलिड कर लो, तगड़ा कर लो, फिर सॉलिड प्रिंसिपल के वीडियोस देख लो, डन है। आपको फिर कभी डाउट नहीं आएगा इन चीज़ों में। तो खैर आपके लिए मैंने बता दिया, नहीं तो अ, और कोई ट्रेनर होता तो अभी चटक जाता, पता है। मतलब यार क्या पूछ रहे हो तुम? हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग डरते थे भाई। हम लोग डरते थे कि हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कई बार जेन्युइन क्वेश्चन पूछने में भी डर लगता था कि अरे कहीं चटका ना दे हम लोग को भाई, क्या पूछ रहे हो? क्योंकि हम लोग देखते रहते थे भाई, हर सेशन में किसी न किसी को चटका रहे हैं कि ये पूछ रहे हो ऐसा वैसा। तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से चीज़ों को समझें, पढ़ें, ताकि आपको मतलब इस तरह के डाउट ना रहें। और फिर भी हमने आपको बता दिया तो थोड़ा क्लियर तो हुआ होगा। ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकते अभी, क्योंकि वो पॉइंट है नहीं। तो दो कंस्ट्रक्टर बनाया, अकाउंट बीन इंस्टेंशिएशन जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अकाउंट बीन इंस्टेंशिएशन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे मेन खेल है पूरा। ये क्या क्या लगाया है यार, कंपोनेंट वोपोनेंट सब लगाएंगे बाद में, पहले सब खाली किया जाए। ठीक है, ये सब खाली किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेंगे प्राइवेट इंट ई आई डी। ठीक है, ई आई डी, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग ई नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे जीरो पैरामीटराइज है,
एक बना लेते हैं प्राइवेट अकाउंट, ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। और हम ज़ीरो पैरामीटराइज़ के साथ-साथ एक बना लेते हैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर और एक बना लेते हैं सेटर एंड गेटर, ठीक है? और एक बना लिया हमने टोस्ट्रिंग। अब देखिए बात को समझिए। एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन हम यहाँ लिख देते हैं ज़ीरो पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर ज़ेडपीसी और यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन पीसी पैरामीटराइज़, ठीक है? अब मुझे भाई स्प्रिंग आईओसी कंटेनर से एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट बनवाना है, अकाउंट का भी ऑब्जेक्ट बनवाना है। तो सबसे पहले हम दोनों में कौन सा एनोटेशन लगाएंगे? दोनों के ऊपर कंपोनेंट कंपोनेंट, लगाएंगे। करेक्ट, कंपोनेंट। इधर भी कंपोनेंट एज अ बीन रजिस्टर कर दिया हमने इसको। क्या कंपोनेंट के अलावा दूसरा कोई तरीका है? एंटिटी वेंटिटी तो पढ़ा ही नहीं है अभी। एंटिटी थोड़ी हो तो अलग चीज है। आवाज सही नहीं है, और कोई बोलिए। बीन टैग बीन टैग, करेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन में बीन टैग लगाएंगे। ये प्री प्रोसेसर को डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माई कॉन्फ़िग में आके मैं यहाँ पे बीन लगा सकता हूँ जैसे कि हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। और ये जो अनयूजुअल है हटा लिया जाए। तो ये हो गया हमारा ठीक है। एंड कॉम डॉट बीन से प्री प्रोसेसर अब है नहीं पैकेज, तो हमारा अकाउंट का भी ऑब्जेक्ट बन गया और हमारा एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट बन गया। बढ़िया है। बट इंजेक्शन नहीं हुआ अभी। अभी आईडी में कोई वैल्यू नहीं है, नेम में कोई वैल्यू नहीं है, अकाउंट में। अगर हम इंजेक्शन करते भी हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हम ऑटो वायरिंग के थ्रू आईडी और नेम नहीं डाल सकते हैं। ऑटो वायरिंग के थ्रू, बाकी दूसरे तरीके हैं वैल्यू डालने के, ठीक है। लेकिन वो एक डिपेंडेंट बीन को डालने का तरीका नहीं है, इसीलिए हम उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं, एक सिंपल वैल्यू इंजेक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आप एट द रेट वैल्यू लगाएंगे, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूं, मैं अभी इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है हमें कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो आईडी है, नेम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे तो वैल्यू डालनी पड़ जाएगी ना हमें, यस सर। है ना। अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करें तो ये हमें डालनी ही पड़ जाएगी। फिर क्या किया जाए? एक काम करते हैं, हम इसमें आईडी और नेम नहीं लेते हैं फिर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे तो ऑटो वायर करेंगे तो सिर्फ हम ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये हम यार रख भी सकते हो, रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। पर अभी वैल्यू बताना नहीं है। चलो एक काम करते हैं ना, ये फिर वैल्यू और इसका मिक्सचर हो जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा आपको। फॉर टाइम बिंग मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। फॉर टाइम बिंग हटा रहा हूँ, अभी वापस से लेके आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी मैं आपको वैल्यू इसमें लगा कर दिखाऊँ। कन्फ्यूजन बढ़ेगा अननेसेसरी, आपको वैल्यू इधर है, इधर ऑटो वायर है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आप ट्रेस कर पाओगे कि अच्छा ऑटो वायरिंग ऐसे काम कर रहा है, वैल्यू ऐसे काम कर रहा है। तो मैं प्रिमिटिव और स्ट्रिंग हटा ही लिया, जो इंजेक्ट होता नहीं उसको मैंने हटा ही लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से कर दिया हमने। यहाँ पे आपके पास आपने क्या देखा कि एक एम्प्लॉय है, उसके अंदर एक डिपेंडेंसी है, एक डिपेंडेंट बीन है, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट बीन। अब इस डिपेंडेंट बीन को हम कैसे डालें? 3 तरीके, ठीक है। कैसे डालें? ऑटो वायरिंग के थ्रू डालेंगे। उसमें 3 तरीके, आइदर सेटर या कंस्ट्रक्टर या फील्ड इंजेक्शन। तो सेटर इंजेक्शन करने के लिए आप कैसे करेंगे? इसको इंजेक्शन करने से पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूं कि अभी अगर मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉय बीन को प्रिंट करता हूं, सस आउट बीन, अच्छा मैंने यहाँ पे नेम के हिसाब से निकाला है तो यहाँ नेम होना चाहिए ना। यहाँ पे हम ईएमपी कर लेते हैं और यहाँ पे अगर नीड पड़ी तो इसको चलाएंगे, अभी लगा देते हैं। तो ये देखिए रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अकाउंट बीन इंस्टेंशिएशन हुआ ज़ीरो पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर के थ्रू।
एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन हुआ जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और फिर एम्प्लॉय को जब हमने प्रिंट किया तो उसके टू स्ट्रिंग में अकाउंट नल आया। इसका मतलब कि अभी इंजेक्शन हुआ है एम्प्लॉय में? नो नो। हाँ, अभी इंजेक्शन नहीं हुआ है। अभी इंजेक्शन करना है तो सेटर इंजेक्शन में क्या करोगे, आप सेटर के ऊपर लगाओगे ऑटो वायर्ड। बस इतना, बस इतना ही काम है भाई, कितना सिंपल है। देखो ऑटो वायर्ड लगाया, खत्म हो गया। अब रन करके देखिए आ जाएगा, ये देख रहे हैं, ये देखिए अकाउंट में अकाउंट ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो अकाउंट में अकाउंट ऑब्जेक्ट है उसमें अकाउंट नंबर और बैंक नेम नल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने भाई कोई वैल्यू रखी नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो यार अभी फिलहाल के लिए। अभी वैल्यू यूज नहीं कर रहे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है। वैल्यू यूज करेंगे तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू डालना वो सब बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट वैल्यू में रख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आउटपुट सही लगे। तो ये देखिए, तो एम्प्लॉय में अकाउंट का ऑब्जेक्ट कितना आसानी से आ गया, कुछ भी करना पड़ा भाई, मतलब कोई बीन टैग नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। बस हमने अपने अकाउंट को एज अ बीन रजिस्टर किया, अपने एम्प्लॉय को एज अ बीन रजिस्टर किया, और इसके सेटर पे जस्ट एक एनोटेशन लगाया ऑटो वायर्ड, और इसने ऑटोमेटिकली अकाउंट टाइप के बीन को इसमें इंजेक्ट कर दिया। अकाउंट टाइप की बीन थी हमारे पास। अब प्रूफ क्या है कि भाई ये सेटर के थ्रू गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। टेस्ट आउट कर देते हैं एम्प्लॉय सेटर कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर में लिखा है ना, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए एम्प्लॉय का सेटर चला है, एक ही सेटर ही अकाउंट का सेटर कॉल्ड, मतलब सेटर इंजेक्शन हुआ। अगर इस ऑटो वायर को उठा के आप यहाँ से उठाओ, कमेंट कर लो और रख दो कंस्ट्रक्टर के ऊपर। जी कहिए, बोले भाई कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर हम ऑटो वायर्ड यहाँ से उठाएं, आप लोग को आवाज़ आ रही सबको मेरी? यस सर। हाँ यस सर, क्लियर है। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर रख दिए। तो अब अगर हम रन करें तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन हुआ है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब इस बार जो इंजेक्शन हुआ उसमें सेटर चला ही नहीं, मतलब एम्प्लॉय में अकाउंट जो आया है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आया है। और अगर मैं इस ऑटो वायर को कमेंट करके फील्ड के ऊपर लगा दूं तो ये कहलाएगा फील्ड इंजेक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर भी नहीं चला भाई, एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला नहीं, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, ना ही सेटर चला। तो फिर हमारा आखिर जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है वो एम्प्लॉय के अंदर गया कैसे? ये डायरेक्ट फील्ड को मैनिपुलेट करके गया, जिसके लिए इंटरनली जावा यूज करती है, स्प्रिंग यूज करेगी रिफ्लेक्शन एपीआई को। रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी एक्सेस मॉडिफायर को चेंज करके एंड किसी प्राइवेट फील्ड को इंटरनली एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एपीआई इंटरनल टर्म है ये सारे। तो रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से स्प्रिंग हमारे फील्ड में डायरेक्ट इंजेक्शन कर रहा है। यहाँ पे ना सेटर की जरूरत पड़ेगी ना कंस्ट्रक्टर की, डायरेक्ट इंजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये 3 इंजेक्शन यहाँ पे सपोर्ट करता है, हमने तीनों आपको दिखा दिया। ऑटो वायरिंग से हमने सेटर, अगर सेटर के ऊपर लगाओगे तो सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगाओगे तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एंड फील्ड के ऊपर लगाओगे तो फील्ड इंजेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? हाँ भाई। यस। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर आपके पास, मान लो आपने इस पे भी एनोटेशन नहीं लगाया, तो अब तो कोई इंजेक्शन नहीं होगा, अब तो नल आएगा। तो आपको भाई करना था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अगर आपको करना है और कंस्ट्रक्टर आपके पास एक ही है, तो अगर जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं है तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या समझेगा कि भाई मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चूंकि अकाउंट है तो इसमें नल नहीं आएगा। ये नहीं कि इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बना के नल डाल के ऑब्जेक्ट बना देगा, नहीं, बल्कि
आपके अकाउंट की डिपेंडेंसी को भी इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे किसी भी ऑटो वायर एनोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। एम्प्लॉय बिन इंस्टेंशिएशन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहीं भी ऑटो वायर नहीं लगा है। तो ये ध्यान रखना, ये स्प्रिंग 4.3 से ये अपडेट आया। ठीक है, मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन में थ्रू सेटर बताया आपको, थ्रू कंस्ट्रक्टर बताया, ठीक है, एंड तीसरा थ्रू फील्ड। थ्रू कंस्ट्रक्टर में एक ट्विस्ट है, ठीक है, सिंस स्प्रिंग 4.3 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आपके पास सिंगल कंस्ट्रक्टर आपके पास है, ठीक है, देन आपको नो नीड ऑफ @ ऑटो वायर एनोटेशन, क्योंकि आपके पास भाई सिंगल कंस्ट्रक्टर है। जब सिंगल कंस्ट्रक्टर है तो कंपोनेंट तो आपने लगाई है ना एम्प्लॉय पे, तो कंपोनेंट लगाया है तो ऑब्जेक्ट तो बनाना है। अब ऑब्जेक्ट बनेगा किससे? यही कंस्ट्रक्टर ही है आपके पास। तो वो समझेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट बना ही रहे हैं तो भाई नल नहीं डालेंगे, हम ऑब्जेक्ट बना के डाल देंगे। यहाँ पे ऑटो वाइड लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बस ट्विस्ट है। तो ये था आपका ऑटो वायरिंग थ्रू सेटर, थ्रू कंस्ट्रक्टर एंड थ्रू फील्ड। अच्छा, ये आप समझ गए। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे हम सारी चीज़ लाएंगे, यहाँ पे प्रिमिटिव्स भी लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी लाएंगे। अब मान लो आपको कलेक्शन इंजेक्ट करना है। अभी तो हमने एक सिंपल यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट देखा जो अकाउंट था। अब हम देखते हैं भाई कलेक्शन इंजेक्शन इन ऑटो वायरिंग। क्या ऑटो वायरिंग में कलेक्शन के अलावा प्रिमिटिव स्ट्रिंग जा सकते हैं? ऑटो वायरिंग में नहीं सर। हाँ, नहीं जाएंगे ना तो, लेकिन कलेक्शन जा सकता है, कोई यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट जा सकता है। कलेक्शन को अगर आपको इंजेक्ट करना है तो एक ही तरीका है भाई, उससे आप कोई सा भी कलेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, कैसे भाई? देखिए, हमने यहाँ क्या किया, ठीक है, ये तो बहुत खिचड़ी पका दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेफ्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड ये हमने बुक्स बना दी, ठीक है, जैसे पहला भी हमने बनाया हुआ है। अब इसको हमें इंजेक्ट करना है तो इसके लिए 3 तरीके हों। वही फील्ड डायरेक्ट कर दो, सेटर के थ्रू कर दो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर दो। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर करना है अगर आपको, तो भाई कंस्ट्रक्टर बना लिया जाए। तो इसमें बस एक हम काम करते हैं, फिर से रिक्रिएट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इसी तरह एक सेटर और बना लो। नहीं सॉरी, एक सेटर और गेटर और बना लो, इसका अपने बुक्स का सब लिस्ट वाला, और टू स्ट्रिंग को ज़रा अपडेट कर लिया जाए, जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। तो लिस्ट ऑफ बुक्स यहाँ पे है। अब भाई लिस्ट जो मेरा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन के इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन लिस्ट तो भाई इंटरफेस है, अब उसकी कौन सी इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा? पहली दिक्कत ये। अगर चलो मान लो आपने यहाँ एरे लिस्ट दे दिया होता तो भी स्प्रिंग आईओसी कंटेनर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि एरे लिस्ट एक इनबिल्ट क्लास है। क्या एरे लिस्ट के ऊपर कंपोनेंट लगा होगा? नो सर। नहीं। और क्या हम लगा सकते हैं? ना ना नहीं, एरे लिस्ट में घुस के थोड़ी कंपोनेंट लिख पाओगे भाई, वो तो इनबिल्ट क्लास है। तो ऐसे में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भाई कोई ऐसी क्लास है जो बाहरी क्लास है, किसी अदर लाइब्रेरी की है, आपका कोड का पार्ट नहीं है, तो उसको हम @bean से उसको एज अ बीन रजिस्टर करवा सकते हैं, जो कि हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में कर लेंगे। ठीक है, तो बनाएंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे मान लो कर लिया गेट लिस्ट, एक मेथड बना लिया।
ठीक है, और इस पे लगा दिया हमने, इस पे रिटर्न कर लेते हैं अरेज डॉट एज लिस्ट कर ले, या आप जैसा भी सही समझो यार, आपको जो यहाँ पे करना है। मैं कर लेता हूँ अरेज डॉट एज लिस्ट और यहाँ कुछ बुक्स कर लेता हूँ, बुक 1 कॉमा बुक 2, ठीक है, कॉमा बुक 3, ये हो गया। एंड ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसको हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, ये हमने रिटर्न कर लिया एंड यहाँ पे लगा दिया @bean। ठीक है, तो अब स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या करेगा, हमारे अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, और हमारे इस बीन का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब ये लिस्ट ऑफ बुक्स को क्रिएट करके अपने पास रख लेगा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। अब मुझे उसको जहाँ भी ऑटो एड करवाना है मैं करा सकता हूँ। तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के पास आ गया जब लिस्ट ऑफ बुक्स, तो हम ऑटो एड करा लेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब कैसे ऑटो एड कराओगे, अगेन 3 तरीका, सेटर पे रख दो तो सेटर के थ्रू हो जाएगा। आ जाओ एक काम करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं ऑटो वायर उठाते हैं, सेटर के थ्रू करते हैं। तो लिस्ट ऑफ सेट बुक्स, ठीक है ना, ये तो ये सेट हमने कर लिया ऑटो वायर। ठीक है, ये हमने किस पे लगा लिया, बुक्स को सेटर के थ्रू कर लिया, और यहाँ पे अकाउंट को भी सेटर के थ्रू कर लिया। तो दोनों सेटर के थ्रू हमारे इंजेक्ट हो जाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय सेटर कॉल्ड की जगह मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय में अकाउंट वाला सेटर कॉल्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय में लिस्ट वाला सेटर कॉल्ड। अब देखो दोनों का सेटर कॉल होगा एंड हमारा ऑटो वायरिंग हो जाएगा। देखो एम्प्लॉय का लिस्ट जो है सेटर से गया है और एम्प्लॉय में अकाउंट भी सेटर से गया है, तो दोनों में सेटर इंजेक्शन हम कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो आ गया हमारा कलेक्शन। अब आपको भाई सेट डालना है, मैप डालना है, जो डालना है भाई, जैसा ऑब्जेक्ट आप यहाँ से रिटर्न कर दें वैसी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंजेक्शन कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है तो अब आप करके देख लेना। कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करोगे, चलो बता देते हैं। ये कॉपी कर लो और यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, बस इसके ऊपर लगा दोगे। कब ऑटो ऐड नहीं लगाना पड़ता है कंस्ट्रक्टर पे, जब सिंगल हो। जब एक ही पैरामीटराइज्ड हो, है ना। तो इस बार अगर देखोगे तो आप देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ना, ZPC लिखा था, नहीं लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे आया नहीं। लिख देना चाहिए था हमें सिस आउट, ठीक है एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन कोलन PC ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नॉट ZPC। तो और यहाँ पे कमेंट कमेंट कर लेते हैं, ये ZPC ये PC। इस बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम होगा। देखिए अकाउंट तो ZPC से बना, लेकिन एम्प्लॉय में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड सारी वैल्यूज सेट हुई हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अब तो जान ही रहे हो भाई, अगर इसको यहाँ ना लगा करके अगर आप ये यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो, ऐसा बहुत कॉमनली आप देखोगे फील्ड पे ऑटो ऐड लगा हुआ होता है। ऐसे क्या होगा, तुरंत आपका इंजेक्शन हो जाएगा फील्ड से, ना सेटर चलेगा ना कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस बार नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गए कलेक्शन इंजेक्शन का खेल, तीनों तरीके से सेम है ना, सेटर कंस्ट्रक्टर एंड तीसरा फील्ड। अब चाहे आपका कलेक्शन इंजेक्शन हो चाहे आपका कोई यूजर डिफाइंड बीन हो, इन दोनों में एक समस्या आ सकती है। वो क्या है, वो समस्या ये है कि हमने क्या बोला कि ये जो भी इंजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाई टाइप। मतलब कैसा हो रहा है ना कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर जब हमारे ऑब्जेक्ट बना रही है लिस्ट का, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जब हमें रेडी कर रही है, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई कौन से बीन का नेम, बस ये देखा जाएगा कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या उसके पास है तो ये ले लेगा। मतलब टाइप से देखा जा रहा है।
तो टाइप से जब देखा जाता है तो अगर 2 बीन हो जाए सेम टाइप की तो क्या दिक्कत होगी? गेट लिस्ट 1 है, गेट लिस्ट 2 है, ठीक है? डेटा अलग है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक मान लो 4, बुक 5 एंड बुक 6, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। तो जब स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इसमें इंजेक्शन करने जाएगा, तो जब ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को खोजेगा, तो उसके पास 1 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगी या 2 मिलेगी? 2 मिलेगी सर। हाँ, मामला वही वाला हो गया कि एक्सपेक्टेड 1 बट फाउंड 2 या 3 कर लेते हैं। 3 कर रहा हूँ मैं, आपको एक चीज़ दिखाना है हमें, तो लिस्ट 3 कर लेते हैं एंड 6 है तो 7, 8, 9। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। ऐसी प्रॉब्लम पहले भी हुई है, जब ऑटो वायरिंग हम एक्सएमएल में करते थे, तो भी ऐसे दिक्कत हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी से मामले को रिज़ॉल्व करते थे। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी यूज करते थे। यहाँ पे जैसे ही हमने रन किया तो एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन हुआ 0 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू, फिर फील्ड इंजेक्शन करने गया, तो फील्ड इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। क्या बोला देखिए, यहाँ देखिए, अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सपेक्शन थ्रू फील्ड बुक्स, बुक्स वाले में प्रॉब्लम आई है, ठीक है? नो क्वालिफाइंग बीन टाइप जावा डॉट यूटिल डॉट, मतलब कोई ऐसी बीन मिली नहीं जो क्वालिफाई करे और इसमें डाला जाए, ठीक है? एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बट फाउंड 3, एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड 3, कौन कौन सा? गेट लिस्ट 1, गेट लिस्ट 2, गेट लिस्ट 3, 3 मिलेगा, हमें एक चाहिए, तो फिर कैसे कैसे हम इंजेक्ट करें? तो अब ऐसे में क्या देखा जाएगा? ऐसे में ये देखा जाएगा कि ऐसे में 2 अप्रोच हैं आपके पास। अब जब आपके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए तो 2 अप्रोच है। ये देखिए कि भाई आपकी जो सेम टाइप की बीन है, उनमें कौन-सी ऐसी बीन है जो ज़्यादातर जगह पे यूज़्ड है। मान लो आपके टोटल आपने 1000 जगह इंजेक्शन कराया है, जहाँ पे 1000 जगह, जहाँ पे उस 1000 में से 10 जगह पे हमें गेट लिस्ट 1 की ज़रूरत है, 970 जगहों पे लिस्ट 2 की ज़रूरत है और 20 जगहों पे गेट लिस्ट 3 चाहिए। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है, ये सबसे ज़्यादा एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज़ किया गया है। अगर ऐसा है आपको, अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बाकी कम, ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स ही नहीं भाई, कोई कभी भी यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई बीन कॉमन है, कोई रेयर है, ऐसा अगर नहीं है, तब की बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई बीन बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, बाकियों के मुकाबले, इसकी बात कर रहे हैं उन बीन्स की जो सेम टाइप की हैं, अलग अलग की तो अलग बात है। सेम टाइप की बीन में हम ये देखेंगे कि इन सेम टाइप में सबसे ज़्यादा कौन-सी यूज़ की गई है। मान लो ये वाली की गई 970 प्लेसेस पे, तो इसको हम लगा देंगे प्राइमरी। जाओ भाई। तो अब जब भी इंजेक्शन होगा तो बिना कुछ सोचे समझे स्प्रिंग आईओसी कंटेनर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में यही वाला डालेगा। जी, बुक 4, 5, 6 बिना सोचे समझे यही वाला डालेगा। तो अच्छा है, मेरा 970 जगह पे तो काम हो गया ना, एक एनोटेशन से। यस। लेकिन बाकी जो 30 जगह है, वहाँ क्या किया जाए? क्योंकि बाकी कुछ ऐसी जगहों पे भाई हमें ये वाला चाहिए, लिस्ट 1 चाहिए, कुछ जगहों पे लिस्ट 3 चाहिए, और ये मामला सिर्फ़ कलेक्शन के लिए नहीं है भाई। हो सकता था यहाँ पे कोई यूज़र डिफाइंड अकाउंट का ऑब्जेक्ट हो, 3-3 अकाउंट की बीन है, मॉडल मैपर है, 3-3 मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। अगर मल्टीपल बीन ऑफ सेम टाइप रहेगी तो आएँगे ही आएँगे। तो ऐसे में आप ये देख लें कि एक को प्राइमरी कर सकते हैं। अच्छा, किसी एक को प्राइमरी कर दिए तो बाकी तो कभी इंजेक्ट ना होंगे, तो बाकी कभी इंजेक्ट नहीं होंगे तो इन बीन का कोई यूज़ ही नहीं है। उसके लिए हम इनको क्वालीफाई करवाएँगे। कैसे? हम लगाएँगे क्वालीफायर एनोटेशन। मान लो हमने क्या बोला कि नहीं भाई, हमें तो ठीक है ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन किसी जगह 10 जगहों पे तो ये भी तो चाहिए। उन 10 जगहों पे क्या करेंगे? हम लगाएँगे @क्वालीफायर। क्वालीफायर जो है, ऑटो वायर्ड जो एनोटेशन होता है, वो ऑटो वायरिंग करता है बाय टाइप से
क्वालिफायर क्या करता है, ऑटो वायरिंग को बना देता है बाई नेम। अब आप भी जानते हैं एग्जाम्पल में आपने पढ़ा है बाई नेम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता क्योंकि हम नेम के साथ पुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में बीन का नाम ज़रूरी है फिर। तो यहाँ पे एक नेम हमने दे दिया, मान लो इसका लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लिस्ट 3 एंड ये हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय जहाँ उन जगहों पे जहाँ पे भाई वो प्राइमरी वाले की नीड नहीं है, उसके अलावा की नीड है, तो आप क्वालिफायर एंडोशन का यूज़ करके और नेम दे दो, नेम नहीं मिला, डायरेक्ट दे दो लिस्ट 1। अब इसमें ऑटो वायरिंग बाय नेम चलेगा। तो बाय नेम का मतलब कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के पास जो लिस्ट 1 नाम का लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है वो दिया जाएगा। बुक 1, बुक 2, बुक 3। ये बहुत पूछता है नोटेशन क्वालिफायर का यूज़। तो आप बोलेंगे कि क्वालिफायर हम तब यूज़ करेंगे जब मेरा ऑटो वायर एनोटेशन में बाई टाइप की प्रॉब्लम आएगी। जब मेरे पास मल्टीपल बीन्स ऑफ सेम टाइप की होंगी, तो हम उसको क्वालिफाई कराने के लिए पर्टिकुलर बीन को बाई टाइप से छोड़ के बाई नेम से पुल करने के लिए क्वालिफायर एनोटेशन का यूज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम 2 तरीके से सॉल्व की जा सकती है, प्राइमरी से भी और क्वालिफायर से भी। लेकिन प्राइमरी आपकी पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। प्राइमरी सिर्फ़ उसके लिए है जहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जो बीन सबसे ज़्यादा इंजेक्ट करानी है, तो वहाँ पे बार-बार आप क्वालिफायर लिखने से बच गए ना 970 प्लेस पे। 970 प्लेस पे आप क्वालिफायर लिखने से बच गए। तो प्राइमरी ये इंश्योर करती है कि ये बीन हमेशा जाएगी और जो अदर बीन है, उसको हम बाय नेम पुल कर लेते हैं। ये बेस्ट अप्रोच है। इस तरीके से प्राइमरी और क्वालिफायर दोनों का अगर आप यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वालिफायर नहीं लिखना होगा। अगर हम प्राइमरी ना लगाते, तो लिस्ट 2 को जहाँ-जहाँ पुल किया है 970 प्लेस पे आपको फिर जाके क्वालिफायर हर जगह लिखना पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाई हमने क्या बोला कि जो बीन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, प्राइमरी लगा दो और क्वालिफायर लगा के उस प्राइमरी वाले को हम नेगेट कर सकते हैं, उसको हटा के। ठीक है, समझ गए? कहानी इतनी इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई, तो ये यस था। सर। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने कलेक्शंस को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो आसान था देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमने आपको बता दिया। कोई अब कुछ भी इंजेक्ट इंजेक्ट करना है यार, कैसी भी वैल्यू कुछ भी इंजेक्ट करना है, 2 तरीका है, या तो बीन से कर लो या एट द रेट कंपोनेंट बना लो और इधर में सिर्फ ऑटो वायर ही लगाना है। ऑटो वायर में कॉन्फ्लिक्ट आएगा अगर बाई टाइप का, तो क्वालिफायर लगा लो, खत्म। तो ये था डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आते हैं हम लोग वैल्यू पे। एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़ भी करते हैं भाई। ऐसा नहीं है यूज़ नहीं होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह में यूज़ करेंगे इसको, वैल्यू एनोटेशन को। बहुत बहुत काम की चीज़ है। किस लिए काम आती है? अगर आपके पास एक सेपरेट बीन है जिसको आपको इंजेक्ट करना है, तब तो ऑटो वायरिंग से करते हैं। वैल्यू से हम क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं प्रिमिटिव वैल्यूज, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इंजेक्ट प्रिमिटिव वैल्यूज, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव जो भी आपके पास लिटरल वैल्यूज है, डबल वबल है, कैर वैर है, जो भी है प्रिमिटिव। देन साथ में हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। या हम किसी डॉट प्रॉपर्टी फाइल में रखे हुए की वैल्यू पेयर की जो वैल्यू है उसको भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये कितनी कमाल की चीज़ होने वाली है। मतलब आपके, हाँ भाई, आपके
डॉट प्रॉपर्टीज़ में कोई डेटाबेस का यूआरएल है, यूज़र नेम आपको इंजेक्ट कराना है, वैल्यू एनोटेशन से डायरेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे भाई कमाल हो गया, कोई इनपुट स्ट्रीम नहीं, कोई जावा यूटिल प्रॉपर्टीज़ नहीं, लोड वोड गेट वेट कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज़ क्लास पाथ से लोड होके उसकी वैल्यू यहाँ पे आके घुस जाएगी। वैल्यू एनोटेशन एनोटेशन अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो इंजेक्ट प्रिमिटिव कर सकता है, स्ट्रिंग को इंजेक्ट कर सकता है, साथ में प्रॉपर्टी फाइल की वैल्यूज़ को कर सकता है। प्रॉपर्टी, ठीक है, डॉट प्रॉपर्टीज़ होता है ना, डॉट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा एट द रेट वैल्यू से हम कितनी चीज़ें हुई, 1, ये 2 और ये 3, चौथी हम SPEL को भी, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज को भी एट द रेट वैल्यू के अंदर राइट कर सकते हैं। अब ये SPEL क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखी जाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए, किसी क्लास की वैल्यू, कोई स्टैटिक वैल्यू, कुछ भी अभी बताएंगे। तो SPEL को भी हम एट द रेट वैल्यू से इंजेक्ट करा सकते हैं। SPL अभी हम देखेंगे। तो ये बड़े काम की चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले आओ हम देखते हैं प्रिमिटिव को कैसे इंजेक्ट करेंगे। आओ प्रिमिटिव को इंजेक्ट करने के लिए काम करते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहाँ पे हम एक बढ़ा लेते हैं। हम ले लेते हैं प्राइवेट इंट आईडी एंड हम कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग EID ENAME, ये 2 है। अब अगर भाई आपको आईडी डालनी है, ठीक है, अब अगर आपको आईडी डालनी है तो आप करेंगे एट द रेट वैल्यू और आप डायरेक्ट इसमें एक वैल्यू डाल सकते हैं, आई वुड से 100, और यहाँ पे आप करेंगे एट द रेट वैल्यू और आप डायरेक्ट एक वैल्यू डाल सकते हैं राजू। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, जब डायरेक्ट ही डालना है तो इक्वल टू करके डाल दो। भाई डायरेक्ट भी सपोर्ट करता है लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। आप इस आईडी वैल्यू एनोटेशन के थ्रू एक आईडी को आप दूसरे क्लास से उठा सकते हैं, दूसरे क्लास के इंस्टेंस मेथड से उठा सकते हैं, दूसरे क्लास के स्टैटिक मेथड से उठा सकते हैं, आप किसी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से उठा सकते हैं, आप यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इसमें भी लोगों को डाउट आता है मल्टीप्लाई क्यों लिखें, मल्टीप्लाई करके ही लिख दें। अरे भाई ज़रूरत पड़ जाती है ना कई बार, आपको लिखना है 5 GB तो बैठ के कैलकुलेट करोगे, हम ऐसा लिख देंगे 5 इंटू 1024, GB का बन गया क्या MB, MB का बन गया क्या KB। ऐसे मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशंस वगैरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको सेव कर, तो अभी हम फिलहाल ये कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस वगैरह लिखना हम समझेंगे SPL में, अभी सिंपल हम प्रिमिटिव डाल रहे हैं, ठीक है, आगे समझेंगे। तो ये हम आपको रन करके दे, अच्छा ये तो वैल्यू डायरेक्ट जाएगी, यहाँ पे एट द रेट वैल्यू हम डायरेक्ट फील्ड से ही कर रहे हैं, ठीक है। और हम टू स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टू स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे ताकि हमें अपनी ये वैल्यूज़ भी दिखें। अब देखिए, और अकाउंट में जो वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ डाल रहे हैं, इसमें भी हम इसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एट द रेट वैल्यू है, तो आई विल यूज़ एट द रेट वैल्यू, ठीक है, बेस्ट वे। अकाउंट नंबर 121212, ठीक है, एंड बैंक नेम डाल देंगे XYZ बैंक कुछ इस तरीके से। अभी देखिए देखिए अकाउंट नंबर और बैंक भी आया है और यहाँ पे आईडी और नेम भी आया है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं थ्रू फील्ड या ऑन फील्ड भी बोल सकते हैं। अब वैल्यू आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी थी, ठीक है, वैल्यू आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी, आपको सेटर के थ्रू करना था। तो आप क्या करें, जो सेटर हमने सेटर बनाए नहीं, चलो सेटर बना लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट गेटर सेटर किसका, आईडी और नेम का। तो इन वैल्यू को आप सेटर पे भी लगा सकते हैं,
सेटर पे हमने लगा दिया आईडी के सेटर पे वैल्यू 5 लगा दिया और नेम के सेटर पे राजू लगा देंगे। कुछ इस तरीके से एंड रन करेंगे तो भी वैल्यू हमारी आ जाएगी, है ना? देखिए 5 और राजू तब भी आ रहा, तो मतलब ये सेटर पे भी वैलिड है। तो अभी सेटर से प्रिमिटिव डालेगा, फील्ड में डालोगे तो डायरेक्ट फील्ड में इंजेक्ट करेगा थ्रू रिफ्लेक्शन। एंड कंस्ट्रक्टर में कैसे होगा? कंस्ट्रक्टर में करने के लिए आपके पास कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ये है, एक ये है, ठीक है? एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट कर लेते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंप्लीट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एस कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कहाँ बन गया यार ये कंस्ट्रक्टर? इधर बन गया, ध्यान देना। अब ये बताओ कि अगर हमने अपने सारे फील्ड के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, देखो अब हमें अकाउंट और लिस्ट को भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू डालनी पड़ेगी। और ऐसा तो नहीं होता ना भाई कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आधे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे तो पूरे को करेंगे, यस है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अकाउंट और लिस्ट ऑफ बुक्स को अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है तो ऑटो वायर कहाँ लगेगा? कंस्ट्रक्टर पे लगेगा भाई। अकाउंट और बुक्स को करना है तो कंस्ट्रक्टर पे ऑटो वायर लगता है। तो इससे पता चला कि अकाउंट और बुक्स इससे आ जाएंगे। अब ये दोनों भाई वैल्यू से चाहिए, तो इन तो वैल्यू वाले जो लगते हैं वो पैरामीटर पे लगते हैं। जैसे इंट ईआईडी के पहले ये वैल्यू और ई नेम के पहले ये वाला वैल्यू। तो इस तरीके से आपके कंस्ट्रक्टर से अब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है? मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर एंड व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन दीज टू वैल्यूज, कुछ गलत लिख देगा, हाँ, दीज टू ऑब्जेक्ट्स will get injected through auto wiring and these two values will get injected through simple value annotation, ठीक है ना? तो अकाउंट में अकाउंट आ गया, बुक्स में बुक्स आ गया और आईडी का आईडी आ गया, नेम का नेम आ गया, ठीक है ना? क्लियर हुआ ये वाला मामला? यस सर क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट पे 4 चीज़ें हैं ना भाई। अगर हम 4 चीज़ें हैं, कहाँ गई वो 4 चीज़ें यार? 2 ही क्यों दिख रही हैं? हाँ, 1, 2, इतना कचरा कर दिया हमने। 1, 2, 3, 4, हाँ, 4 फ़ील्ड हैं, प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट 4 फ़ील्ड हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर से अगर इनिशियलाइज़ेशन कर रहे हैं तो चारों को कंस्ट्रक्टर से करेंगे, ठीक है? इस तरीके से। क्योंकि 2 बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर भाई एक ही बार चलेगा, 2 बार ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाएँगे कि भाई इसका भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, मान लो इतनी बात समझ गए ना भाई? वैल्यू समझ गए कैसे होगा तीनों से? वैल्यू से हमने आपको क्या-क्या समझाया? तो इंजेक्ट करना, प्रिमिटिव और स्ट्रिंग समझा दिया, और तीनों तरीके से समझा दिया, सेटर से भी, कंस्ट्रक्टर से भी एंड फील्ड से भी। ध्यान रहे वैल्यू के केस में कंस्ट्रक्टर के ऊपर नहीं, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में @वैल्यू लगेगा, ठीक है? ये बात सही है। मामला ये है कि मान लो कि ऐसा हो कि मेरे इस एम्प्लॉय में अकाउंट नहीं है, मेरे इस एम्प्लॉय में बुक्स भी नहीं है, सिर्फ 2 प्रिमिटिव हैं, सिर्फ 2 प्रिमिटिव हैं, ये भी है, ठीक है? ये भी है और ये हटाओ, ये भी हटाओ, क्या ही गंदगी हो रही है भाई, हाँ? ठीक है? ध्यान देना, सिर्फ हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रिमिटिव हैं, तो 2 प्रिमिटिव का 2 स्ट्रिंग आईडी और नेम, ठीक है? आईडी और नेम और दोनों का सेटर भी है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था? 1 मिनट यार, हमने इस वैल्यू को कमेंट अनकमेंट करना भूल गया था। आप लोग ने ये बताया नहीं। एक मिस्टेक क्या हुई है? ये ठीक है, ये ठीक है। ये जब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं तो ये कमेंट कर देना चाहिए था ना?
नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? कंस्ट्रक्ट अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा, है ना? चलो समझ तो रहे हो आप। मैं दिखा दूं भाई कि देखो सब कुछ ठीक है ना, हो रहा है। चलो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि हमारे पास अकाउंट नहीं है और हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स भी नहीं है, ठीक है? ये सब नहीं है मेरे पास भाई, ये सब है ही नहीं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो प्रिमिटिव वैल्यू है, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? और इन दोनों का एक ऑल आर कंस्ट्रक्टर है, ऑल शिफ्ट एस जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, दोनों का एक कंस्ट्रक्टर है, बस इतना ही है। और दोनों का सेटर गेटर नीचे बना ही दिया, बाकी सब मैं कमेंट कर लेता हूँ। सब ये जब कचरा मचरा है सब हटाओ यार, ये भी हटाओ। एंड दोनों का काउंट अकाउंट का हटा लो, एंड आईडी का और नेम का सेटर गेटर है, और टू स्ट्रिंग है हमारे पास, ये टू स्ट्रिंग समझ गए क्या क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ आईडी है, नेम है, बस इतना ही है। एम्प्लॉय इंस्टेंशिएशन, अब अगर मैं इन वैल्यूज को डालता हूँ फील्ड के थ्रू, तो मेरे इस एम्प्लॉय बीन का ऑब्जेक्ट कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगा? पैरामीटराइज या जीरो पैरामीटराइज, आप बताएं। वैल्यू को मैं किसके थ्रू डाल रहा हूं? पैरामीटराइजर। वैल्यू को वैल्यू को मैं डाल रहा हूं फील्ड के थ्रू, है ना भाई? बाकी लोग क्या हुआ, सो गए हैं? यस सर, तो वैल्यू डाल रहे हैं वो, फील्ड से। हाँ डायरेक्ट फील्ड से डाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा जीरो पैरामीटराइज से बनेगा। भाई अगर मैं इससे थोड़ी डाल रहा हूँ वैल्यू, मुझे इससे फील्ड से डालना है, तो जीरो पैरामीटराइज से ऑब्जेक्ट बनेगा और हमारा आ जाएगा। देखिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये दोनों वैल्यूज घुस गई, अच्छी बात है। सेटर से अगर ये मैंने वैल्यू और ये सेटर पे लगा दिया तो किससे ये वैल्यू घुसेंगी? सेटर को तो सेटर के थ्रू। चलो ये भी देख लो, आ गई, सेटर के थ्रू आ गई। अच्छा अब सेटर पे भी नहीं लगाना। अब मैंने क्या किया, ये जो वैल्यूज हैं कॉपी किया, ये मैंने लगा दिया कंस्ट्रक्टर पे, तो एक लगा दिया हमने यहाँ और एक लगा दिया हमने यहाँ, तो ये वैल्यू किसके थ्रू घुसेंगी? पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं घुसेगी। ये देखिए, क्या ऊपर आओ यार, ये देखिए जीरो और नल। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आप वैल्यू को इंजेक्ट कर रहे होते हो फील्ड से, कोई मसला नहीं भाई, हो जाएगा। जब वैल्यू को आप फील्ड से डाल रहे होते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अभी भी जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से होता है। जब वैल्यू को सेटर के थ्रू डालते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन अभी भी जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। लेकिन सिर्फ वैल्यू लिख देने से ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से नहीं होगा। देखो ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है अभी भी? जीरो पैरामीटर। जीरो पैरामीटराइज। तो आपको बोलना है नहीं यार, तुम्हें इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना है सो दैट एट द रेट वैल्यू वर्क करे, उसके लिए यहाँ लगाओगे एट द रेट ऑटो वायर्ड। ये एकमात्र एक ऐसा प्लेस है जहां पे ऑटो वायरिंग यूज किया जाता है, एक्चुअली ऑटो वायर करने के लिए नहीं बल्कि वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए या कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए बोल सकते। कोई से पूछो, घुमाने के लिए पूछो भाई, अगर कल को एचआर वेचआर बन गए, अब कोई बंदा आपके सामने आए आपको इसको नहीं लेना है, यही क्वेश्चन पूछ दो, ऑटो वायर का कोई ऐसा यूज बताओ जहां पे वहां पे जहां इंजेक्शन नहीं होता, जहां पे कोई बीन इंजेक्ट नहीं होती, ऐसी कोई यूज केस बताओ ऑटो वायर का। बहुत रेयर है कि ये बात कोई आपको बता पाएगा जनरली, क्योंकि ये बहुत अंदर की चीज हो गई। तो जब भी हम सिर्फ हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रिंग है और हम कंस्ट्रक्टर पर लगा देते हैं तो सिर्फ उससे कंस्ट्रक्टर नहीं चल जाएगा, ऑटो वाइड लगा के बोलेंगे भाई ये कंस्ट्रक्टर चलाओ एंड देन वैल्यू। तो यहाँ पे अब बताओ ऑटो वाइड से क्या हमने कोई डिपेंडेंट बीन को इंजेक्ट किया है, ऑटो वायरिंग करवाया है बाई टाइप से,
या हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए हमने लगाया है? सिर्फ कंस्ट्रक्टर को चलाने हाँ, के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो स्प्रिंग कोर का हमने नोट्स बनाया हुआ था ना पिछले सेशन मतलब पिछले बैच के लिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो नोट्स है हमारे, अगर आप उसको चेक करेंगे ना टेलीग्राम वाली डायरेक्टरी, कई लोग तो उसमें हैं, आप बाकी लोगों को मैं शेयर कर दूँगा, उसमें आप चेक करो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमने आपको बता दिया वैल्यू कैसे वैल्यू कैसे काम करेगी, प्रिमिटिव कैसे इंजेक्ट करोगे, स्ट्रिंग कैसे इंजेक्ट करोगे, सेटर के थ्रू कैसे करोगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करोगे, फील्ड के थ्रू कैसे करोगे। कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने के लिए एट द रेट ऑटो वायर्ड की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है? पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? एट द रेट ऑटो वायर्ड लगाना ही पड़ेगा अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हो तो। या फिर ऐसा कर लो, सर अगर 1 मिनट सॉरी हाँ, सॉरी या फिर ऐसा कर लो कि मैंने यहाँ से गायब कर दिया इसको। ठीक है, तो गायब कर दिया तो स्प्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट इसके थ्रू ही बनाएगा। तो वो स्प्रिंग 4.3 वाला अपडेट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये तब काम करेगा जब ओनली एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ़ एक ही कंस्ट्रक्टर है तो स्प्रिंग आईओसी के अंडर इसी को चलाएगा। अब उसको कन्फ्यूजन थोड़ी है कि भाई इसको चलाने का कि इसको चलाने का, तो ऑटो ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूछिए आपका डाउट। नहीं सर वही मेरा सवाल था सर जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि एक ही हाँ, कंस्ट्रक्टर होगा तो क्या। हाँ, बस वही हमारा 4.3 वाला रूल। तो वैल्यू नोटेशन में प्रिमिटिव हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अब ये 2 चीज़ बची है। और डॉट प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया जाए अब इसी में, ठीक है? ये प्रोजेक्ट अपडेट होते ही जा रहा है इसमें चीज़ें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी है, नेम है, ठीक है? एक और बना लेंगे, प्राइवेट प्राइवेट एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, यूज़र नेम या ड्राइवर क्लास, यूआरएल जो बनाना है बना लो। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको भाई उठानी है, ठीक है? इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है? तो इसी में कर लेते हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड दिस डॉट, या यहाँ नहीं करते दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, ठीक है? अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हमें डालना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एट द रेट वैल्यू, ठीक है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं करना है तो आप फील्ड पे कर लो। चलो अब हम फील्ड पे कर लेते हैं, अब क्या कंस्ट्रक्टर में सारी चीज़ अब समझ गए ना, तो अब मैं इसके थ्रू करूँगा, अब इसके थ्रू नहीं करूँगा, ठीक है? अब सारा मैं फ़ील्ड के थ्रू कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि फ़ील्ड के थ्रू कैसे होगा, सेटर के थ्रू कैसे होगा। तो जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो आप अब टेस्ट कर लेना फ़ील्ड के थ्रू भी और इसके थ्रू भी। तो एक एट द रेट वैल्यू हमने यहाँ लगा दिया यूज़र नेम, ठीक है? तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है? और एक ज़ीरो पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, और सेटर गेटर कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है? ये इतनी चीज़ें हैं, ये ऊपर का भी सब कुछ, बस इतनी चीज़ें हमारे पास। और एक टू स्ट्रिंग बना लेते हैं, जनरेट टू स्ट्रिंग। आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है, कंस्ट्रक्टर इसका बना सकते हो, आपके सेटर के थ्रू करना है, आप इनका सेटर बना लेना, ठीक है? मैं इतना ही रख रहा हूँ। जस्ट इसलिए ताकि आपको कोड सिंपल दिखे, ज़्यादा खिचड़ी ना पके। ये 5 तो डायरेक्ट घुसेगा, ये राजू भी डायरेक्ट घुसेगा। अब यूज़र नेम में मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को एक डॉट प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल से वैल्यू उठानी है। डॉट प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल कहाँ है? एसआरसी में। एसआरसी में अदर पे जाके एक फ़ाइल बनाएँगे। फ़ाइल का ऑप्शन कहाँ गया यार? कुछ गलत डाल दिया क्या? राइट न्यू फ़ाइल, ठीक है? एक फ़ाइल बनाएँगे, मान लो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है? एक प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल है। की वैल्यू पेयर आप जानते हैं, यहाँ पे हमने लिखा यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन एट द रेट 123, ये हमारा यूज़र है। अब इसमें यूज़र नेम, यूआरएल, पासवर्ड जो भी रखना है लिख दो। अब मेरे को भाई ये जो है ना यूज़र नेम, इसमें मुझे ये कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ से वैल्यू उठा के डालनी है। हमने ये काम आपको मैनुअली भी सिखाया हुआ है। हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, फिर अ, या क्लास लोडर वगैरह का यूज़ करते थे हम। फिर क्या करते थे, फाइल की फाइल आईओ की मदद से
इस फाइल को लोड करते थे। लोड करने के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यू इंसर्ट करते थे, देन प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ को निकालते थे गेट मेथड के थ्रू। तो इतना कुछ यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। भाई सब लोगों ने कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ पे मैनुअली काम किया है ना? हाँ भाई? यस सर। कराए तो हैं हमने, अगर आपको याद नहीं तो बात अलग है। तो मैनुअली काम आपने किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होगा। आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है, सबसे पहले कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ आपको लोड करना है। लोड करने के लिए हम बोलेंगे स्प्रिंग तुम ही लोड कर देना। कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पे एक एनोटेशन लगेगा @property सोर्स, ये आपने लगाया एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी सोर्स में आप देंगे क्लास पाथ। ठीक है, हमारा कहाँ है भाई, क्लास पाथ पे है। और देन कोलन दे के आपको अपने फाइल का नाम लिख देना है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी। स्प्रिंग जो आईओसी कंटेनर है वो खुद ब खुद इनपुट स्ट्रीम वगैरह को यूज़ करके और आपके कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज़ को लोड करके उससे वैल्यू निकाल करके अपने पास रख लेगा। देख रहे हो कितना काम किया एक एनोटेशन ने। अब अभी आगे आप देखोगे स्प्रिंग बूट में तो ये एनोटेशन भी हट गया है, लेकिन फिर समझ में नहीं आता है ना कि कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ में वहाँ भी एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल रहेगी। अब उसमें वो फाइल कैसे लोड हुई, वहाँ उससे डेटा कैसे निकाल के हमें दे दिया गया, SPEL हम यूज़ करेंगे तो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से यूं ही वैल्यू उठा लेंगे खट से कम यहाँ तो एक एनोटेशन लगाना पड़ रहा है हमें, वो ये भी गायब हो जाएगा। तो वहाँ समझ ही नहीं आता। जो डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ता है वो जीवन भर यही सोचता रहता है कि ये हो कैसे रहा, वो सोचता है कि इसमें ऐसा ही होता है, वो रट्टा मारने वाली चीज़। बट हमने आपको शुरू से कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज़ पे काम करना सिखाया है, तो आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर एक्चुअली इंटरनली क्या कर रहा है। वही खेल इनपुट स्ट्रीम वाला खेल, उसको इनपुट स्ट्रीम से लोड करना, प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में उन वैल्यूज़ को रखना, ठीक है? इस तरह से अपने पास वैल्यूज़ निकाल के रख लेगा। वैल्यूज़ निकाल के रख लिया, क्या वैल्यूज़ निकाला भाई? जितनी भी की वैल्यू होंगी सब निकाल लेगा। अब आपको ये वैल्यू जहाँ चाहिए वहाँ वैल्यू एनोटेशन के थ्रू आप इंजेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, सिंपल एक एक बीन इंजेक्शन की बात नहीं, सिंपल वैल्यू को इंजेक्ट कराना एक तरह से आप बोल सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप यहाँ से राजू हटा के आप सीधे लगाओगे डॉलर, ठीक है? एंड डॉलर लगाने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम देने कुछ और देना पड़ेगा। यूज़र नेम दे तो हो ही जाएगा ना। डॉलर में अगर हम यूज़र नेम दे दें, ठीक है? लेकिन यूज़र नेम कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा, करना तो नहीं चाहिए। चलो और ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, यूज़र नेम सैफ क्यों दे रहा है यार ये? कौन सी ज़िंदगी से यूज़र नेम उठा लिया यार ये? हाँ, यही प्रोग्राम चल रहा है ना? अरे भाई यूज़र नेम सैफ कहाँ से दे रहा है यार? ये कौन सा यूज़र नेम उठा लिया इसने? सिस्टम बोल रहे हैं। जेवीएम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में तो नहीं चला जाएगा। और अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करते हैं ना काम करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को एक बार इधर चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। क्लास पाथ कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग यही प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना हम लोग, दूसरा प्रोजेक्ट तो नहीं चला रहे ना यार? तो यही खुला है ना, यही तो है। दूसरा प्रोजेक्ट बना ही नहीं हम लोग तो। सो वैल्यू में एक बार चेक कर लें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉप क्लास पाथ, ठीक है, ये तो सही लग रहा है ना? प्रॉपर स्पेलिंग भी ठीक है। चलो काम करते हैं हम लोग, ये ऐसे कर लेते हैं डीबी डॉट यूज़र नेम कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? डीबी डॉट यूज़र नेम कर लेते हैं एंड देन आप यहाँ से डीबी डॉट कर लो इस तरीके से, सही है? इस तरीके से। तो ये शायद यूज़र नेम हमारे सिस्टम का उठा ले रहा है ना? सिर्फ़ यूज़र नेम डालने पे सिस्टम का उठा ले रहा है। तो आप इस तरीके से डीबी डॉट या जो भी आप यहाँ कर रहे हो, है ना? जब आप ये पढ़ोगे ना स्प्रिंग बूट, यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ डॉट प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल में हम कोई अगर की वैल्यू लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं
जैसे पोर्ट है तो सिर्फ पोर्ट ही लिखेंगे, सर्वर डॉट पोर्ट। स्प्रिंग एमवीसी का कुछ लिखना है तो स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू ऐसे लिखते हैं, डॉट प्रीफिक्स। ये डॉट लगा लगा के हम एक परफेक्ट जो नेम ऑलरेडी डिसाइडेड है वहाँ पे उस तरह से नेम दिया जाता है। आप भी इस तरह से नाम दें तो आपको परफेक्टली इंजेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू इंजेक्शन। तो देखो वैल्यू कितनी आसानी से इंजेक्ट हुआ यहाँ पे, है ना। अब ये काम आप समझ सकते हो कि स्प्रिंग ने कितना आसान कर दिया। स्प्रिंग बूट में यही सब चीज़ें की गई हैं और भी शॉर्ट किया गया है, बस ये एनोटेशन वगैरह भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, जार्स का मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जब ये सब चीज़ें पढ़े रहोगे तो स्प्रिंग बूट आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हमने आपको बताया, ठीक है, वैल्यू का तरीका कि वैल्यू से ये वाला काम कैसे होता है। अब ये जो वैल्यू डाला है मैंने फील्ड के थ्रू डाला है, इसको सेटर के थ्रू डाल लोगे। प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू डाला है सेटर के थ्रू डाल लोगे ना, हो जाएगा सो। है ना। उसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, सेटर के ऊपर उठा के पटक दो वैल्यू को। कंस्ट्रक्टर से डालना है तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डाल दो, खत्म। ये हो गया। अब आते हैं, सर कंस्ट्रक्टर पर अब भी ऑटो वायर लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास कोई डिपेंडेंट बीन नहीं है, तो ऑटो वायर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर एक कंस्ट्रक्टर देखना पड़ेगा, दो है कि एक है वो हमें ध्यान नहीं है। शायद हमारे पास एक पहले से है, एक पहले से है तो एक और कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो फिर लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास जीरो पैरामीटराइज नहीं है, एक ही कंस्ट्रक्टर है तो नहीं लगाना पड़ेगा। अब आते हैं आगे की कहानी पे। अब हम लोग का बचा है बस SPEL। SPEL हम लोगों ने कर लिया तो स्प्रिंग कोर हमारा समाप्त। ठीक है, हेडिंग डालते हैं SPEL। SPEL भाई स्प्रिंग कोर का एक बहुत ही कह सकते हो पावरफुल एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। मैं लिख देता हूँ, स्प्रिंग स्प्रिंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन लैंग्वेज का फुल फॉर्म है, ठीक है। एंड ये बहुत ही पावरफुल है। इट इज़, लिख देता हूँ, इट इज़ अ पावरफुल पावरफुल एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन लैंग्वेज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग कोर कंटेनर, ठीक है। क्यों यूज़ होता है भाई? इट इज़ यूज टू इवॉल्यूट इट इज़ यूज टू इवैल्यूएट क्या-क्या? बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहला, या मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ या मैं लिख देता हूँ, चलो। सबसे पहला हम इसमें मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, लॉजिकल का मतलब कंडीशन दे सकते हो आप, टर्नरी ऑपरेटर्स दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरे इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करना, स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ वाला काम किया था वो भी आप कर सकते हो। आइए देखते हैं, आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकली देखेंगे। हाँ, इससे शुरू करने से पहले मैं आपको सिंटैक्स बता दूं कि SPEL जब भी हम लिखेंगे तो उसका एक सिंटैक्स है, उसको फॉलो करना है। SPL का सिंटैक्स है हैश एंड ये करली ब्रैकेट, इसी के अंदर आपको जो भी है स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज आपको लिखना है। देखिए, तो हमेशा क्या बोला कि वैल्यू जो है स्प्रिंग स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज को भी लिखने काम आता है। तो अगर मैं आईडी में SPL के थ्रू आईडी डालता हूँ तो ऐसे नहीं, 5 नहीं डालेंगे हम डालेंगे ऐसे हैश एंड ब्रैकेट। अब मान लो 5 डालना है तो 5 डाल दो, तो ये वैल्यू जा रही है अब एक्सप्रेशन लैंग्वेज की। अब इसमें कौन सा कमाल हो गया? कमाल है ना भाई। मान लो यहाँ पे होता फाइल साइज, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, या होता टाइम, हमें टाइम इन सेकंड चाहिए या आवर इन सेकंड, तो तुरंत हम कैलकुलेट करके डाल सकते हैं कि भाई 5 घंटा है, 5 घंटे को भाई हमने मिनट में चेंज किया एंड मिनट को हमने चेंज किया सेकंड में। तो इस तरीके से 5 घंटा इन सेकंड आ जाएगा सीधे 18,000।
कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खुद ब खुद आप डाल सकते हो। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम इसका यूज़ करते हैं एक जगह पे। सीधे-सीधे मतलब आप सीधी वैल्यू भी डाल सकते हो 5, या आप इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें कुछ प्लस कर दो, कुछ भी कर दो, प्लस 10 कर दो तो 1810 आ जाएगा, है ना? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप डाल सकते हो। इसी तरह मान लो कि आपकी जो ये वैल्यू है वो कहीं किसी दूसरे इंस्टेंस मेथड से आ रही है, तो इंस्टेंस मेथड को आप इसी वैल्यू के अंदर कॉल कर सकते हो। जो मैं अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक तो आप सिंपल वैल्यू डाल सकते हो, 5 ये आ गई, ठीक है? कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ज़ेड करते हैं। एक आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये 2 हमने आपको बताया, कमेंट कर लिया। तीसरा देखो, मान लो कि ये आईडी जो है, वो किसी दूसरी क्लास से आ रही है। आओ एक क्लास बनाते हैं। एक क्लास हमने बनाई, मान लो टेस्ट इंस्टेंस, ठीक है? और टेस्ट इंस्टेंस के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ को भी हटा लेते हैं। टेस्ट इंस्टेंस में हमने लगा दिया कंपोनेंट, क्योंकि इंस्टेंस मेथड है तो इसका ऑब्जेक्ट बनवाएंगे हम। एंड यहाँ से हमने किया पब्लिक वॉइड या पब्लिक इंट गेट, ठीक है? गेट किया हमने और यहाँ से हमने कर लिया रिटर्न 1000। अब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल 1000 रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये 1000 वैल्यू आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। सीधा-सीधा वहाँ से वैल्यू उठ करके इसमें आ जाएगी। कैसे भाई? आप क्या करेंगे, इस 5 को हटा के आपको अपने टेस्ट इंस्टेंस के कंपोनेंट का नाम देना होगा। तो इसका नाम रख देते हैं टेस्ट इंस्टेंस, ठीक है? तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट इंस्टेंस डॉट उसके मेथड का नाम गेट। देख रहे हैं? मतलब आप एसपीईएल के थ्रू आप किसी क्लास के मेथड को भी कॉल करके उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। देखिए 1000 आ गया। ये बड़ी, इसीलिए इसको पावरफुल बोला गया। लेकिन ये अपने आप में टाइप सेफ नहीं होता। टाइप सेफ्टी नहीं मिलेगी। जैसे गेट कोई गी लिख दें तो कोई कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है? तो नो सर। इन सब चीज़ों, हाँ, इन सब चीज़ों को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, है ना? ये नहीं कि अब ये चीज़ दिया गया है तो अब जावा के पूरे रूल को छोड़ करके अब लगे पूरा सर्विस को, कंट्रोलर को, डाओ को ऐसे ही कॉल करने। भाई हमें एक वैल्यू निकालनी है कि भाई कितना परसेंट डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट का, तो आपने सीधा यहीं से कॉल कर दिया डाउ लेयर का मेथड और गेट मार दिया। ये सही तरीका नहीं होगा फिर। कहीं कहीं भाई एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोई ऐसी रेयर क्लास है जिसकी ज़रूरत सिर्फ एक ही जगह है, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें इन चीज़ों को, तो टाइप सेफ नहीं होती और आपके कोड को ये क्लीन नहीं करेंगी, फिर आपका कोड गंदा हो जाएगा। तो एक जो अपना आर्किटेक्चर होता है ना, कंट्रोलर सर्विस डाओ वाला, वो तो फॉलो करना है। उनमें कहीं कहीं ऐसी कांस्टेंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसके थ्रू करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि हर जगह ही फिर करने लगे, क्योंकि टाइप सेफ होगा नहीं, एरर वेरर फिर पकड़ा पकड़ में नहीं आएगा फिर। एक स्पेलिंग भूल गए फिर पछताते रहो फिर, ठीक है? इसी तरह मान लो कि आपके पास कोई स्टैटिक मेथड है, उसकी कोई वैल्यू गेट करना है। तो स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड के लिए हमें भाई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक टेस्ट स्टैटिक नाम की क्लास ही बना लेते हैं, टेस्ट स्टैटिक। और इसमें कंपोनेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टैटिक मेथड है, तो इसका मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए चलेगा। तो पब्लिक पब्लिक इंट गेट, ठीक है? एंड रिटर्न कर लिया हमने 1000। ये हो गया। अब ये गेट मेथड को अगर आपको चलाना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल है भाई, सिंपल है। आप यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम लिख देंगे, ठीक है? ये आ गया। आप इसमें एक ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से, एंड फुली क्वालिफाइड नेम क्या है? कॉम डॉट बीन्स डॉट, क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। अब देखो बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है हमें भाई, नाम गलत तो भाई सब कुछ गड़बड़ा गया। टेस्ट स्टैटिक ये हो गया। एंड टेस्ट स्टैटिक का मेथड कैसे कॉल होगा यार? ये जो है ना, ये ब्रैकेट, इसके बाहर से आप कॉल कर लोगे, डॉट गेट, ठीक है? ये हो गया। और चूंकि ये स्टैटिक मेथड है तो आगे यहाँ टी लगा देंगे आप, एक प्रीफिक्स टी। यदि टी ना लगाएं तो एरर आना चाहिए ना, नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे आप टी लगा दें। एंड तब भी नहीं हुआ, मतलब गलती टी में नहीं कुछ और ही में है।
हाँ, स्टैटिक मेथड नहीं है, ठीक है ना? स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं तो स्टैटिक मेथड भी तो होना चाहिए। बट टी हटा के देखते हैं यार हम, ठीक है? टी के बिना तो वैसे दिक्कत आनी चाहिए, तो टी के बिना दिक्कत आ रही है एंड टी लगाने के बाद काम हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस स्टैटिक वाले किसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, आपके पास इसमें कोई रैंडम नंबर डालना है, ठीक है? रैंडम नंबर डालना है, तो मैथ नाम की एक क्लास आपको मिलेगी, उसका स्टैटिक मेथड होता है ना, अगर मैं यहाँ चेक करूँ, मैथ जावा लैंग में डॉट रैंडम, ये रैंडम नंबर आपको देता है। तो अगर आपको भाई कहीं रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, तो हम जनरेट करवा के फिर उसको सेटर के थ्रू डालें, डायरेक्ट यहीं नहीं लिख दें, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट रैंडम, वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? यस सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप, ये बड़े बेनिफिशियल ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या-क्या बताया? सिंपल वैल्यू डालना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डालना, इंस्टेंस मेथड का, स्टैटिक मेथड का। मान लो कि आपके पास प्रॉपर्टी में कोई चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे ये हमने आपको बताया था कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे यूज़र नेम है। अब इसको आपको कॉल करना है एसपीईएल के थ्रू, हालाँकि एक तरीका हमने बताया, एसपीईएल के थ्रू अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे हमने किया है नॉर्मल तरीके से, एसपीईएल के थ्रू भी देख लो। सिंपल है, आप लगाएँगे वैल्यू, ठीक है? वैल्यू इसमें बस आपको एक एनवायरनमेंट कीवर्ड नहीं बोलेंगे, मतलब एक एनवायरनमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप पहले एसपीएल का सिंटैक्स हैश एंड ब्रैकेट ये लगा दिया, देन आपको सिंपल लिखना है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ध्यान से, एंड देन एक डब्बा लगाना है आपको, एंड इसके अंदर आप अपने अ, जो आपके एनवायरनमेंट से जो नाम है कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी से जो आप उठाना चाहते हैं, वो नाम देंगे। जैसे डीबी डॉट यूज़र नेम है, हम यहाँ पे आएँगे और डीबी डॉट यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से। आइए रन करते हैं। नहीं आया? सिंगल कोट में। अब ये देखो यही सब लफड़ा है यार इसमें, मतलब चीज़ें ये थोड़ा-सा याद रखनी पड़ती है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बट ये है कि अब थोड़ा-सा अगर आप सिंटैक्स को याद रखते हो ना, थोड़ी प्रैक्टिस में रखते हो, तो ये आपका काम बहुत आसान बनाती है ये चीज़ें। डायरेक्ट वैल्यू इंजेक्ट होती है और ये स्प्रिंग में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग एसपीएल को। जगह-जगह पे जहाँ से मन उठेगा खट से वैल्यू, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को हम फील्ड में बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कराएँगे, जहाँ-जहाँ ये ज़रूरत होगी, मतलब को जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरह से एसपीएल के थ्रू हम बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, इनके थ्रू किया जा सकता है। एक लास्ट में आपको बता दूँ, ठीक है? ऐसा भी आप कर सकते हो कि मान लो कि आपने अ, मान लो आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, ठीक है? गेट किया आपने, ठीक है? अब गेट करने के बाद ब्रैकेट तो ये वाला है ना यार, तो गेट करने के बाद अगर मैं बोलूँ कि ये वैल्यू अगर बड़ी है मान लो 500 से, ठीक है? लेकिन ये स्ट्रिंग में होगा ना यार, ये स्ट्रिंग में होगा। मैं यहाँ स्ट्रिंग करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है? इसमें भी हो जाता है लेकिन मैं स्ट्रिंग में करता हूँ। देखो, बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई टेस्ट स्टैटिक डॉट गेट की वैल्यू अगर 500 से ज़्यादा है, तो इफ़ अगर ऐसा है, तो भाई इसमें स्टोर करो राजू। अगर 500 से ज़्यादा नहीं है, एल्स तो स्टोर करो काजू। क्या स्टोर होना चाहिए भाई? जो वैल्यू आ रही थी वो 1000 थी, तो राजू स्टोर होना चाहिए। नहीं काम किया ना, क्या गलती हो रही भाई इसमें देखा जाए? स्टैटिक में कोलन लगाते हैं, नहीं यार उल्टा कर दिया, पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फिर कोलन लगाते हैं ना? क्यों भाई? तो राजू स्टोर हुआ। अब अगर मैं बोल दूँ कि 5000 से ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा तो नहीं है, राजू आ गया। इस तरीके से लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, ये सब भी आप इसके साथ लगा सकते हो। ठीक है? तो और भी चीज़ें आप इसके साथ गेम खेल सकते हो, आप एसपीएल का डॉक्यूमेंटेशन खोलो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। बट जो यूज़ चीज़ें होती हैं, हमने आपको उससे ज़्यादा ही बता दिया। ठीक है? इतनी चीज़ें कर लो तो एक और चलो बता देते हैं,
SPL के थ्रू लिस्ट को भी इंजेक्ट किया जा सकता है। SPL के थ्रू आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने इंजेक्ट करके दिखाया आपको, ठीक है। दूसरा सिंपल वैल्यू भी इंजेक्ट करके दिखाई, सिंपल वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देन हमने इंस्टेंस मेथड से वैल्यू निकाला, इंस्टेंस मेथड जिसमें हमने क्लास के कंपोनेंट के नेम से डायरेक्ट मेथड चलाया। चौथा वो टी वाला जिसमें फुली क्वालिफाइड नेम, जो स्टैटिक मेथड से वैल्यू को खींचना सिखाया, ठीक है। देन पांचवा डॉट प्रॉपर्टीज से निकाल के बताया। छठा लास्ट में क्या किया अभी, टर्नरी। टर्नरी इसमें आपको कलेक्शन के भी मेथड्स दिए गए हैं, मतलब कलेक्शन से भी आप कर सकते हो। कलेक्शन कलेक्शन मतलब हम बोल रहे हैं सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ वैल्यूज को भी आप SPL के थ्रू इंजेक्ट करा सकते हो। एक्चुअली देखो कलेक्शन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं होगा, कह लो कि मतलब ऐसा है कि भाई आपने कलेक्शन बनाया है तो कलेक्शन जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट तो उसमें आएगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू डिफाइन करेंगे। ध्यान रखना, हम सिर्फ वैल्यू, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई लिस्ट की ये इम्प्लीमेंटेशन वो अपने हिसाब से देगा, है ना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे चार चीज़ें की जा सकती हैं, एक लिस्ट, दूसरा एक सेट, तीसरा मैप एंड चौथा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं है बट सेट ऑफ वैल्यू है, तो एरे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको लाइन कर देते हैं, ये एक सेट ऑफ वैल्यू। ये चार चीज़ें आप कर सकते हो अगर मल्टी वैल्यू की बात किया जाए। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड हमने कर लिया बुक्स। ठीक है, अब ये लिस्ट है आपके पास, अब इस लिस्ट में आपको भाई लिस्ट ऑफ वैल्यू डालना है, तो आप लगाएंगे @वैल्यू, फिर आप डबल कोट लगा के एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटेक्स दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको कौन सी भाई किताब डालना है वो आप इसके बीच में ऐसे डाल सकते हैं। कैसे, अगेन करली ब्रैकेट और सिंगल कोट में हमने डाला बुक 1 कॉमा बुक 2, ठीक है, कॉमा बुक बुक 3, कुछ इस तरीके से। एंड देन अगर हम यहाँ पे इस बुक का ना सेटर गेटर बना लेते हैं, सिर्फ गेटर बना लेते हैं, सेलेक्ट गेटर ऑफ नॉट फॉर ऑल ओनली फॉर बुक्स, ठीक है। तो ये हमारी बुक स्टोर हो जाएगी। टू स्ट्रिंग को मैं अपग्रेड कर देता हूँ, बुक के साथ बना देते हैं टू स्ट्रिंग इस तरीके से, देखिएगा। और मैं लॉन्च में क्या करता हूँ कि बुक का टाइप आपको दिखाता हूँ, bean books get क्लास तरीके से, एंड लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देखो कि क्या हमें एरे लिस्ट वैल्यू लिस्ट आया है या एक रैंडम एक्सेस लिस्ट आई है। देखिए एक रैंडम सिर्फ लिस्ट ऑफ वैल्यूज आई है जिसको बोला गया है अनमॉडिफाइबल रैंडम एक्सेस लिस्ट। तो ये यही हम बताना चाह रहे थे कि आप लिस्ट इंजेक्शन करना है तो ऑटो वायरिंग के थ्रू होगा। एरे लिस्ट इंजेक्ट कर रहे हो, लिंक लिस्ट कर रहे हो, वेक्टर कर रहे हो, जो मन है वो कर रहे हो, कहने का मतलब। लेकिन ये जो SPEL है ये आपके पर्टिकुलर लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट नहीं करेगा, ये इसका फिक्स है भाई। ये आपको एक इंटरनल एक लिस्ट बनाएगा, एक सिंपल सेट ऑफ वैल्यूज, एक रॉ लिस्ट बोल सकते हो, आपको एक रॉ सेट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सॉरी रॉ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हो। एक ऑर्डिनरी आपको सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए भाई लिस्ट के फॉर्म की, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको सेट के फॉर्म की चाहिए तो आप क्या करेंगे, सेट बना लोगे और यहाँ कर लो मान लो बुक्स 2 कर लें, तो ये वैल्यूज अब जो स्टोर होगी वो एज अ सेट स्टोर हो जाएगी। अगर मैप के थ्रू करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ मैप बनाना पड़ेगा।
तो ये मैप कर लिया, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग बुक 3 कर लेते हैं। अब ये कैसे जाएगा, तो इसमें भाई बुक 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करो, की भी दे दो। तो आपने दे दिया मान लो कि 1 1 1 1 डबल कोट का लफड़ा आ रहा है। एक काम करते हैं भाई, ध्यान से इसको करना पड़ेगा। इसको हटाते हैं, इसको सिंगल कोट में डालेंगे कुछ इस तरीके से, और ये सिंगल कोट हटा लेंगे, या नहीं, ये सिंगल कोट और ये बुक 1 सिंगल कोट, और यहाँ लगाएंगे कोलन। थोड़ा-सा मैं रीडेबिलिटी के लिए इसको स्पेस दे रहा हूँ। ये एक हो गया है ना, 1 पे बुक 1 ऐसा। अब आप समझ गए होंगे का क्या क्या कहानी होने वाली है। 2 पे बुक 2, ठीक है, 2 पे बुक 2, एंड 3 पे बुक 3। इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये मैप भी आ जाएगा। एरे करना है तो भाई एरे टाइप की फील्ड बनानी पड़ेगी। एरे टाइप की फील्ड कैसे बनेगी भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे किस टाइप का एरे, इंट टाइप का एरे बना लेते हैं। सिंपल है भाई, इंट और ये दे दिया, खत्म। ARR एरे डालना है तो आप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट बना दो एरे का, यार इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। सीधा सीधा SPL के अंदर आप सीधा एरे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। न्यू इंट डब्बा ब्रैकेट एंड 1 1 2 2 3 3 4 4, जिस तरीके, तो सारी की सारी जो है वैल्यूज इंजेक्ट हो जाएंगी। सबको निकाल के अगर आपको देखना है तो भाई सबका गेटर चाहिए। ठीक है, क्या क्या देखना है भाई हमें, बुक, यार ये सब अच्छा नहीं दिख रहा यार, ये एक काम करते हैं यार, नाम थोड़ा चेंज करते हैं। इसका नाम कर देते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। इसका नाम सेट, इसका नाम मैप, और इसका नाम ARR, ठीक है। और यहाँ पे बस नाम थोड़ा चेंज कर लेंगे, चलो हटाओ। गेटर सार सबका एक साथ बना लेते हैं। तो जनरेट गेटर सेटर में हम बनाएंगे गेल सेट मैप लिस्ट और एरे का गेटर, ठीक है। सेलेक्ट गेटर, क्या हो रहा है यार, बना हुआ है क्या यार, लफड़ा क्यों कर रहा है ये बनाने में। एक काम करते हैं, इसका बनाना था भाई अपने को एरे का गेटर, लिस्ट का गेटर, मैप का गेटर एंड सेट का गेटर जनरेट। ठीक है, सबका गेटर हमने बना दिया। ये लो भाई, सबका गेटर बन के तैयार है। और काम करते हैं, अपनी टू स्ट्रिंग को रिक्रिएट कर लेते हैं सबके लिए। रन किया, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर कहाँ है भाई, अब मैं लॉन्च में है। इसका नाम चेंज किया था ना, इसलिए दर्द दे रहा है। देखो भाई सारी वैल्यूज आई है, लिस्ट में लिस्ट आया है, सेट में सेट आया है, मैप में मैप आया है, और एरे में एरे की वैल्यूज आई हैं। तो ये तरीके हैं भाई SPEL के थ्रू अगर आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मतलब मल्टी वैल्यूज काम अगर कुछ करना है, कहीं 2 3 4 वैल्यू डालनी है, तो इस तरीके से सेट ऑफ वैल्यूज भी आप डाल सकते हैं। तो ये था भाई आपका पूरा SPEL। हमने आपको SPEL भी एक अच्छे खासे लेवल का बता दिया। इतनी खाली प्रैक्टिस आपने कर लिया ना, जितना हमने आपको बताया, पिछले कई दिनों से तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही चल रहा है। तो इतना अगर अच्छे से पकड़ हो गया जिसका, उसको आगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क अब हल्का लगेगा। स्प्रिंग बूट में क्या है, यही सब चीज़ें हैं यार। यही हम ऑटो वायर करेंगे, कभी क्वालिफायर करेंगे, कभी SPL यूज़ करेंगे। अब तो चीज़ें कुछ है ही नहीं, अब तो सब कुछ पढ़ लिया आप लोग। अब तो बस जो चीज़ें पढ़े हो वही चीज़ें आसान होंगी। स्प्रिंग बूट बस एक स्प्रिंग एमवीसी थोड़ा समझना है आपको। स्प्रिंग एमवीसी में कुछ कंसेप्ट आएंगे, डिस्पैचर सर्वलेट वगैरह का, व्यू रिजॉल्वर का। तो स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग JDBC तो भाई कुछ है ही नहीं। वो तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं लोग। ठीक है, ज़्यादातर डेटा JPA यूज़ हो रहा है स्प्रिंग बूट का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का अब स्प्रिंग कोर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग का नया मॉड्यूल शुरू होगा। स्प्रिंग JDBC है, स्प्रिंग एमवीसी है, देन स्प्रिंग बूट में सारी चीज़ें हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बट आज के लिए कहानी अब यहीं स्प्रिंग कोर की समाप्त करते हैं। इतना स्प्रिंग कोर सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट आपको आगे फिर दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए।